हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्विक सा रिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देन किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, एंड देन काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो आज हम इन सारी प्रोसेसेस को इकट्ठे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसमें जो देखिए, जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। एंड यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स आ रही है, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है, एंड दिस इज द ग्लोमेरुलस, एंड यहाँ से जो जा रहा है बाहर को, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल। आप देख सकते हैं कि जो एफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर एफरेंट आर्टरियोल के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू ज्यादा है एफरेंट आर्टरियोल से। सो उसके बाद में दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसी यानी कि डीसीटी, एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज द स्टैंडिंग लूप ऑफ हेनले। एज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो डिसेंडिंग वाले से कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है। दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस ये जो रीजन है यानी कि मालपिन बॉडी, दिस इज द पीसीटी एंड डीसीटी, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्टेक्स ऑफ किडनी वाले रीजन में, एंड जो हमारे पास में लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट है वो प्रेजेंट होते हैं मेडल ऑफ किडनी वाले रीजन में। ठीक है, तो अब हम देखते आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है। यूरिन फॉर्मेशन में मोस्टली थ्री प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। नंबर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। नंबर 1 इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज द रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज द सेक्रेशन। सो फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किस तरह से जब ये ब्लड जब एफरेंट आर्टरियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलस से आता है और ये एफरेंट आर्टरियोल से निकल जाता है, तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल का जो आप डायमीटर देख सकते हैं वो वाइडर है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है इस ग्लोमेरुलस में के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर पोडोसाइट्स, यहाँ पर इनर वाली, यहाँ पर जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर वाली साइड को विस्ट्रल जो लेयर होती है, यहाँ पर पोडोसाइट्स, जो पोडोसाइट सेल से बनी होती है, ये फिल्ट्रेशन सेल का फॉर्मेशन करती है, जहाँ से इस प्रेशर की वजह से यहाँ से इस तरह से जो ये फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल में आ जाता है एंड ऐसे कौन से प्रेशर है जो इसको कॉज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि एफरेंट आर्टरियोल का वाइडर जो इसका ये वाइडर है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल, इस वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उस प्रेशर को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन कॉज करवाता है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रेशर है और ये 55 mmHg का होता है। एंड जो सेकंड प्रेशर यहाँ पर वर्क कर रहा है वो है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो भी ब्लड कॉर्पस्कल बच जाते हैं वो जो यहाँ पर बाद में जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ये जो प्रेशर होता है ये एक नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी कि ये फिल्ट्रेशन होने से रोकता है। तो ये जो प्रेशर है वो 30 mmHg है। एंड थर्ड प्रेशर एक और यहाँ पर वर्क कर रहा है, दैट इज द कॉर्पस्कल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज द यहाँ पर ये जो बोमन कैप्सूल, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, एंड दैट इज 15 mmHg। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर टोटल क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को हम माइनस कर लेंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस यहाँ पे कॉर्पस्कल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को प्लस कर दिया, तो 30 और ये 15 को हमने प्लस किया, और तो ये आ गया 45, और इसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि 55 से माइनस किया, तो ये आ गया 10 mmHg। यानी कि जो नेट फिल्ट्रेशन हो पा रहा है ग्लोमेरुलस से, जो फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल के अंदर आ पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज द 10 mmHg। सो ये यहाँ पर तो ये फिल्ट्रेट जो है वो पोडोसाइट से फिल्ट्रेशन स्लिट से होता हुआ ये बोमन कैप्सूल में आ गया जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आया। तो देखिए बच्चों की जो ये जब यहाँ पे ब्लड जो है वो 1100 से 1200 ml पर मिनट यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पर ग्लोमेरुलस में आता है। बट अगर हम देखते हैं जो भी फिल्ट्रेट बन रहा है, तो वो जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से ही बनेगा, क्योंकि जो बाकी जो बचते हैं कॉर्पल ब्लड कॉर्पस्कल्स वो उनके साइज लार्जर होता है, तो वो जो है वो पोडोसाइट से पास आउट नहीं हो पाते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से ही फिल्ट्रेट बनता है और प्लाज्मा से ही जो है वो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास में जो प्लाज्मा है वो तो 55% होता है, तो इसलिए जो प्लाज्मा यहाँ पर आ रहा है पर मिनट, तो वो 650 ml पर मिनट। तो जब यहाँ पे प्लाज्मा 650 आ रहा है, बट यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होकर जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 125 ml पर मिनट ही आ पा रहा है। और अगर हम एक दिन का देखते हैं तो यहाँ पे 180 लीटर पर डे आ पाता है जो फिल्ट्रेट आता है। तो और इस पूरे दिन में जो 180 लीटर पर डे जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से भी 99% जो है वो वापस से जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारी किडनी के मेडुला में ही, जो किडनी में ही फिर से वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और बाकी जो 91% बचता है सिर्फ उसी का ही जो है वो यूरिन फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसलिए जो हम एक दिन के अंदर 1.8 लीटर यूरिन ही जो पर डे बन पाता है। उसके बाद में जब ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ को यानी कि पीसीटी में जब ये मूव करता है, तो आप देख सकते हैं कि जो पीसीटी है यहाँ पर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, और यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इसमें, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये का काम करती है और सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है वो इस पीसीटी वाले रीजन में ही हो पाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो पीसीटी है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे, अब देखिए जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, कुछ मतलब बहुत सारी यूजफुल चीजें भी है जो यहाँ पे फिल्टर आउट हो चुकी है, तो उनको तो हमको वापस चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्टिवली कर रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सिर्फ बाहर निकालना नहीं, वो तो यहाँ पे जो भी जिनका साइज पोडोसाइट जो फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटा है, तो वो सारे के सारे वो फिल्टर आउट हो रहे हैं और फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है। तो उसमें जो है वो ग्लूकोज भी फिल्टर आउट कर लिया था, तो वो तो हमको वो तो यूजफुल प्रोडक्ट है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो ग्लूकोज है वो 100% जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह फिल्टर आउट हुए थे वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द पीसीटी से। एंड विटामिन सी ये भी हो जाता है रीअब्सॉर्ब, एंड आल्सो केटाइंस जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे एक्टिवली इनको हम फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एंड जो एनाइंस है लाइक क्लोरीन है या फिर बाइकार्बोनेट है और वाटर है, इनको पैसिवली जो है वो यहाँ से पीसीटी से रीअब्सॉर्ब किया जाता है। अब जब यहाँ पे जब फिल्ट्रेट जो है वो इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंचा, तो यहाँ पे जब वाटर यहाँ पे जब फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसकी तो ऑस्मोलैरिटी सेम होती है जैसे जो किडनी में होती है, जैसे 300 मोल 300 इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है यहाँ पे। बट जैसे ही डिसेंडिंग लूप में आया, यहाँ पर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है इसकी तो 300 थी, तो ये बट बाहर अगर मेडुलरी रीजन में देखते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बना हुआ है, लाइक यहाँ पे 400 ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ पे 600 ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1200 ऑस्मोलैरिटी है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है लेकिन इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 300 थी, तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है अब अगर इस फिल्ट्रेट को जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे को मूव करेगा ना, तो जैसे यहाँ पर इसकी 300 थी ऑस्मोलैरिटी, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे अगर 300 है तो बाहर तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, ज़्यादा है ऑस्मोलैरिटी। तो इस वजह से वाटर का यहाँ से जो वाटर जो है वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को वाटर मूव कर जाएगा। तो यहाँ से वाटर जब यहाँ को मूव कर लिया तो यहाँ पर आगे यानी कि यहाँ पर वाटर तब तक यहाँ पर मूव करता रहेगा जब तक इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 400 तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे को आ रहा है तो इसका वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और ये डीसीटी और ये सॉरी लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, और कुछ भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब होता है, ओनली वाटर ही होता है।
फिर ये जब यहाँ से जो फिल्टर नीचे को जा रहा है, जब नीचे को जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ रही है तो यहाँ से भी फिर से ग्रेडियंट क्या हो गया, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसका उसकी ऑस्मोलैरिटी तो यहाँ पर कम हो रही है। तो यानी कि वाटर जो है वो फिर से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होते होते इसकी ऑस्मोलैरिटी भी आ जाएगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ते बढ़ते 600 आ जाएगी। और फिर से यहाँ पे जब फिर से नीचे की ओर मूव कर रहा है तो फिर से ऑस्मोलैरिटी में फर्क आ रहा है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी तो यहाँ पर फिर से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को वाटर मूव कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे तक इसी तरह से ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट के थ्रू वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, जैसे देखिए यहाँ पर 1200 जो ऑस्मोलैरिटी अंदर भी 1200 ऑस्मोलैरिटी है, तो यहाँ पर जब पहुंचा फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर जब ये वाला पोर्शन जो है लूप ऑफ हेनले का, ये वाला वाटर के लिए परमिएबल है, असेंडिंग वाला, बट ये NaCl के लिए परमिएबल है। तो यहाँ से NaCl जो है वो निकल जाता है, और NaCl जब यहाँ से निकला वो पैसिवली निकल रहा है। तो जब यहाँ से NaCl पैसिवली निकल गया तो उसके बाद में जब फिल्ट्रेट इस तरफ को मूव करेगा तो यहाँ पर फिर से ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस अगर ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो इस ऑस्मोलैरिटी को मैच करने के लिए, अंदर जो है ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, अंदर तो 1200 यानी यहाँ पर 1200 है ऑस्मोलैरिटी, बाहर जो है वो 1000 है। तो इसको मैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम वाटर तो यहाँ पर इम्परमिएबल है, वाटर यहाँ से रिअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, वाटर यानी यहाँ से बाहर को नहीं निकल सकता, वाटर नहीं निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम आयंस को बाहर फेंकेंगे, जिस वजह से ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज किया जाएगा। तो NaCl को जब यहाँ से NaCl को एक्टिवली यहाँ से बाहर फेंका तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो गई, ऑस्मोलैरिटी 1000 पहुंच गई। और यहाँ पे इसी तरह से NaCl को जब बाहर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर 800 पहुंच गई, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 600 पहुंच गई, फिर यहाँ पे 400, इसी तरह से 300, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि DCT में इवन जब पहुंचे तो यहाँ पर तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो 200 ऑस्मोलैरिटी रहेगी, जो कि किडनी में वैसे नॉर्मली देखा जाता है तो 300 ऑस्मोलैरिटी होती है कॉर्टेक्स में भी। बट ये वाला रीजन ऐसा रीजन है जिसमें सबसे कम जो है DCT वाला रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी जो फिल्ट्रेट की है वो सबसे कम होती है इसी रीजन में, और बाकी रीजन में तो 300 से ज्यादा या 300 है, बट इसी रीजन में सिर्फ जो DCT में जो ऑस्मोलैरिटी है वो 200 है। फिर अब जब DCT में पहुंच गया फिल्ट्रेट है तो DCT में क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, एक तो DCT में मोस्टली अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तब होता है जब इमरजेंसी कंडीशन रहती है, जब इमरजेंसी कंडीशन लगी, जैसे मान लो बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है, और यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में लगे होते हैं, हाइपोथैलेमस में के ऊपर होते हैं, तो जब वो सेंस कर लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, तो अब वाटर को तो इसलिए इस वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस को सिग्नल भेजता है, पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस को, और वहां से एक हार्मोन रिलीज करता है ADH। वो ADH जो ADH हार्मोन है वो जाता है और वो स्टिमुलेट करता है हमारे जो DCT के ऊपर आउटर साइड को यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं ADH के, तो वो उन रिसेप्टर से बाइंड करता है, और उसकी वजह से जो DCT है उनकी उनमें जो एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है फॉर वाटर, और यहाँ से DCT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इस तरह से जो बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड कम हो रहा था उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फिर से मेंटेन किया जाता है। और एंड ऑल्सो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट आउट इमरजेंसी कंडीशन में सेक्रेट आउट करता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो जब जाता है DCT के ऊपर तो उसके रिसेप्टर सेल्स पे अंदर वाली साइड को लगे होते हैं, और वो एल्डोस्टेरोन वहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाता है, और वहाँ फिर वो जो DCT की जो मतलब वॉल है उसको परमिएबल बना देता है फॉर सोडियम आयन। तो इस तरह से सोडियम आयन का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जब फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर फिर से वही ADH जो है, एक तो यहाँ उसने DCT को जो है वो स्टिमुलेट किया, और दूसरा ये कलेक्टिंग डक्ट में भी जाकर के बाइंड कर जाता है, और वहाँ पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब अगर यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इस वजह से अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है तो यहाँ पर हमारा जो मेडुलरी रीजन है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ जो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें गड़बड़ हो सकती है, उसमें कुछ अगर वाटर बढ़ता जाएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी में फर्क पड़ जाएगा। फिर इसको मेंटेन करने के लिए ये कलेक्टिंग डक्ट साथ में कुछ यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रीअब्जॉर्ब कर लेती है, यूरिया को मेडुलरी रीजन में भेज दिया जाता है फॉर ताकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन होता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो मेडुलर रीजन होता है किडनी का उसमें जो ये ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने का काम एक तो NaCl करता है और दूसरा यूरिया करता है। अगर यहाँ पे यूरिया कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये यूरिया को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थोड़ा सा यूरिया को यहाँ पे फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो। अब हम देखते हैं साथ में ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि सेक्रेशन किस चीज़ों का कर रहा है। सेक्रेशन का मतलब हुआ कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी यहाँ पे फिल्ट्रेट जिनका नहीं बन पाया है उन चीज़ों को हम एक्टिवली उनको फेंकेंगे नेफ्रॉन के अंदर ताकि उनको हम एक्सक्रीट आउट कर सके। ठीक है, जो बच गई चीज़ें, जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट आया और यहाँ पे PCT में जब फिल्ट्रेट आया यहाँ पर कुछ चीज़ें बच गई थी जिनको अभी फिल्ट्रेट में वो नहीं आई थी, तो उनको एक्टिवली हम यहाँ पे स्क्रीट आउट करेंगे, यानी कि हम फेंक देंगे इसमें। तो देखिए जो पोटाशियम है, अमोनिया है या फिर H पॉजिटिव आयंस है उनको एक्टिवली यहाँ पे सेक्रेट आउट किया जाता है। इसके साथ ही साथ बाइल सॉल्ट है, ऑक्सलेट आयंस होंगे या फिर क्रिएटिनिन होगी या फिर टॉक्सिन्स ड्रग्स या फिर टॉक्सिन्स होंगे, उनको भी यहाँ पे सेक्रेट आउट किया जाता है। और उसके बाद में जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो है वो कोई भी सेक्रेशन नहीं होती है। जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो यूरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रेट आउट होता है, और DCT के अंदर फिर से वही पोटाशियम आयन, अमोनिया और H पॉजिटिव आयन का सेक्रेशन होता है। और जब हम कलेक्टिंग डक्ट में देखते हैं तो H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन का सेक्रेशन यहाँ पे होता है। एंड अगर हम देखते हैं कि अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे, देखिए जो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट का कांसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके साथ में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के नेटवर्क जो जब ये लूप ऑफ हेनले को कवर करती है इस तरह से, तो उसी को वासा रेक्टा बोल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वासा रेक्टा है वो यहाँ पर फिल्ट्रेट तो नीचे वाली साइड को जा रहा है, बट जो यहाँ पर वासा रेक्टा में जो मूवमेंट हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है, और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है वो अपवर्ड है, तो यहाँ पे वासा रेक्टा जो है वो वासा रेक्टा में जो फ्लो हो रहा है वो नीचे वाली साइड को है। तो इस वजह से ये एक तरह से देख सकते हैं क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि काउंटर है, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर भी नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड, तो यहाँ पर भी अपोजिट है एक दूसरे से, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए इस तरह से यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो अंदर 1200 पहुंच गई। तो यहाँ पर जो वाटर है, अगर ये वाटर यहाँ से ऐसे निकलता ही रहा फाइनली तो ये नीचे फाइनली तो जो है वो मेडुला में इधर आ जाएगा, ये सारा वाटर जो है वो यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट है उसमें फिर
यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा और उसमें गड़बड़ आ जाएगी। तो इसलिए अगर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को हमने मेंटेन रखना है, यानी कि यहाँ पर सबसे हाई अगर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट रखना है, यहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा अकमलेट हो गया, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, अगर ज़्यादा यहाँ पे वाटर कंटेंट इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको तो चाहिए कि यहाँ पे वाटर कंटेंट सॉरी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए जो ये वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको ये जो वासा रेक्टा है, ये वाटर है वो वासा रेक्टा में चला जाता है और वासा रेक्टा जो है इस वाटर को ऊपर को ले जाती है। और इसी तरह से ये यहाँ पर जो NaCl है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो रहा है। देखिए जो NaCl बाहर निकल रहा है और ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ इसकी वजह से यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सॉरी जो यहाँ पर NaCl है अगर ये बाहर को निकल रहा है तो यहाँ पर जो NaCl यहाँ पर निकल रहा है, अगर ये NaCl की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई तो यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट हमको तो यहाँ पे कम चाहिए, तो इसलिए इस NaCl को वासा रेक्टा में चले जाता है और ये वासा रेक्टा इसको नीचे ले आती है। इस तरह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हो गया एंड रीअब्जॉर्प्शन भी एंड सेक्रीशन ये हमने सब कुछ पढ़ लिया इसमें।